हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री, जो भारती भवन बुक का है, वो चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ पे इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो केवल और केवल अति लघुत्तरीय प्रश्न को लेकर के बात करेंगे। तो आप सभी बने रहें और यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न को अच्छे से देखें। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी अपने क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और भी वीडियो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो आई बटन पे जाकर के आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। और चैनल पे जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट चेक करना ना भूलें, क्योंकि प्ले लिस्ट बहुत से सब्जेक्ट का बना हुआ है और वहाँ से आपके काम का बहुत सारे जो वीडियो है वो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोग चैनल पे जाना ना भूलें, और यदि चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि मिट्टी के अवयवों को लिखें। यानी आपको बताना है कि मिट्टी कौन कौन से अवयवों से मिलकर के बना होता है या कौन कौन से अवयव हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि मिट्टी के निम्नलिखित अवयव हैं, जिनमें आपको देखने को मिलेगा जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज। इन सभी चीजों से मिलकर के मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये मिट्टी के अवयव हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि मिट्टी में जल कैसे रिश्ता है। रिश्ता का मतलब यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, सोखना या सूखना, ठीक है ना। तो कैसे मिट्टी में जल सूख जाता है या सोख लेता है मिट्टी जल को। तो यहाँ पे इसका उत्तर है कि मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण जल क्या हो जाता है, रिस जाता है या जल सूख जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि क्या वायु प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका सही जवाब होगा हाँ, वायु एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति में जो उपलब्ध उपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो आपको बताना है कि हरित गृह प्रभाव कौन से गैस के कारण होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हरित गृह प्रभाव होता है, या कहीं कहीं CO2 भी लिखा होगा, तो आप ध्यान दे सकते हैं, इसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि जल प्रदूषण की परिभाषा लिखें। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा बहुत से प्रदूषण का मतलब होता है, सिंपली समझे तो प्रदूषण का मतलब ही होता है मिलावट। जो शुद्ध है उसमें मिलावट कर देना, ये क्या होता है, प्रदूषण कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे जल का प्रदूषण देख लेते हैं। तो कहा गया कि प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से जल की गुणवत्ता में गिरावट को जल का प्रदूषण कहा जाता है। यानी प्राकृतिक तरीका से भी जल प्रदूषित हो सकता है और मानव जनित कारणों से भी जल प्रदूषित हो सकता है, और इसका प्रभाव जल की गुणवत्ता में देखने को मिलता है। तो जल की गुणवत्ता में यदि इन कारणों से गिरावट आ रही है तो उन लोगों को, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे जल का। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि 5 जल प्रदूषकों के नाम लिखें। तो यहाँ पे आप जनरली समझ सकते हैं कि जल प्रदूषक कहने का मतलब जो जल को प्रदूषित करता है या जल उससे प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ पे हम फटाफट से लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 में कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट यानी इसका नंबर 2 में हमने लिखा है कि कूड़े कचरे को जल में यदि आप डालते हैं तो ये जल क्या हो जाता है, प्रदूषित होता है। तो यहाँ पे कूड़ा कचरा भी जल प्रदूषक का कार्य करेगा। चलते हैं 3rd पॉइंट में। तो 3rd पॉइंट में हमने लिखा है यहाँ पे कि कल कारखाना से जो निकले मल है, मल के मतलब कह सकते हो गंदगी, ठीक है ना। मल कहने का मतलब गंदगी, उससे नदियों में जो विसर्जित किया जा रहा है उससे भी जल प्रदूषण की समस्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ये सभी जल प्रदूषण के कारण है। फिर नंबर 4 में हमने यहाँ पे लिखा है कि जो मरे हुए जीव जंतु हैं उसे नदी में नहीं डालने चाहिए। यदि आप मरे हुए जीव जंतुओं को नदी में डाल देते हैं तो उससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। नंबर 5 में हमने लिखा है कि आणविक एवं नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 से लिख दिया आपको जल प्रदूषित होने के रीजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि वायुमंडल के उस प्रक्षेत्र का नाम लिखिए जहाँ ओजोन परत पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसका नाम है समताप मंडल। क्या कहेंगे उसे, समताप मंडल। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्लों के नाम लिखिए। जो अम्ल वर्षा होता है ना, उसमें उपस्थित अम्लों के नाम लिखना है। वो कौन कौन से अम्ल हैं जो अम्ल वर्षा के साथ अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं।
इसका सही जवाब होगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये दो ऐसे अम्ल हैं जो अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में ये बताना कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर को जरूर लिखना। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि प्लास्टिक के कारण प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने का उपाय निम्नलिखित हैं, जिनमें आप देख सकते हैं नंबर फर्स्ट में कि पॉलिथीन के स्थान पे हम लोग बैग का इस्तेमाल करें। बैग कहने का मतलब यहाँ पे झोला से भी रिलेटेड हो सकता है। हम लोग जो पॉलिथीन मार्केट में लेते हैं सब्जी वगैरह के समय, तो उस समय हम लोग झोला का इस्तेमाल करें, जिससे चमकी जो पॉलिथीन है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा ना हो सके, वो न्यूनतम हो सके। ठीक है ना। नंबर 2 में हमने लिखा है कि पॉलिथीन थैलियों के विकल्प के रूप में पूरी तरह जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का विकास होने चाहिए। कहने का इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि जो हमने पॉलिथीन थैली उपयोग किया उसमें ऐसे थैली का विकास होने चाहिए जो पूरा फिर से उससे हम लोग नवीकरणीय कर सकते हैं, फिर से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उपयोग होने के बाद भी उसको गला करके फिर से हम लोग पॉलिथीन बना सकें। तो ऐसे पॉलिथीन का उपयोग करना चाहिए जिससे पॉलिथीन से प्रदूषण नहीं फैल सकता है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि भूमि प्रदूषण की परिभाषा लिखिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि भूमि प्रदूषण क्या होता है, ये कैसे होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे हमने लिखा है कि मिट्टी में उपयोगी घटकों का हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मिट्टी में मिलना, जिससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो किसका प्रदूषण कहते हैं, भूमि का प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण भी कहते हैं। सॉइल पोल्यूशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा भूमि प्रदूषण क्या है और ये कैसे होती है और कौन कौन से घटक इसमें मिल जाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि 2 उर्वरकों के नाम लिखें। उर्वरक की बात करें तो यहाँ पे खाद्य से रिलेटेड है, जो हम लोग रासायनिक खाद बोते हैं खेत में, तो वही खाद के बारे में पूछा। 2 आपको रासायनिक खाद के नाम बताने हैं। तो इसका सही जवाब एक तो यूरिया होगा और एक आपका जिंक सल्फेट। और भी हो सकता है जो आपको समझ में आता है वो भी हो सकता है, बहुत सारे हैं रासायनिक खाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि बीओडी किस प्रक्रिया का छोटा रूप है, यानी आपको बीओडी का फुल फॉर्म लिख देना है। तो बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि हाइड्रोकार्बन के जलाने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो हाइड्रोकार्बन को जलाने से हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल वाष्प प्राप्त होता है। तो ये चीज हमें दो हमें चीज प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन को जलाने से। चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है सीएनजी क्या है। तो हम आपको बता दें सीएनजी एक गैस है जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है सीएनजी का मतलब। चलते क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि सीसा युक्त पेट्रोल में, जो सीसा युक्त पेट्रोल है पेट्रोल, उसमें सीसा का कौन सा यौगिक मिला होता है। तो इसका सही जवाब होगा उसमें जो मिला होता है वह टेट्रा एथिल लेड मिला होता है सीसा युक्त पेट्रोल में। चलते क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन किस विधि द्वारा प्राप्त होता है, यानी हम लोगों को जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो कौन से विधि के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा हम लोगों को क्या होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में कहा है कि मिट्टी का अपवर्तन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। तो देखिए मिट्टी का अपवर्तन जो मुख्य रूप से होता है वो वर्षा जल के कारण और एक तो प्रतिखेत छोड़ देने के कारण होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, एक तो आपका वायु से अपवर्तन होगा और सेकंड आपका वर्षा से अपवर्तन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि वायुमंडल में के मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में परिणत होने की क्रिया को क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में परिणत होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन स्थायीकरण हम लोग कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि अमोनिया का नाइट्रोजन तथा नाइट्रेट में परिणत होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो अमोनिया के नाइट्रेट और तथा नाइट्राइट में परिणत होने की प्रक्रिया को हम लोग जो कहते हैं उससे हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं, डीनाइट्रीकरण बोलते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में कहा है
कि पृथ्वी पर पशु एवं वनस्पति जगत के हास्य का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बता देना है यहाँ पे कि पृथ्वी पर पशु एवं वनस्पति जगत के हास्य का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो वन विनाश होगा। क्या होगा? वन विनाश। चलते क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि ओजोन परत का ह्रास किस कार्बनिक यौगिक द्वारा होता है। ओजोन परत का ह्रास कहने का मतलब बर्बादी, ठीक है ना। तो ये किस कार्बनिक यौगिक के द्वारा ऐसा होता है। तो ओजोन परत का जो बर्बादी हो रहा है वो कार्बन फ्लोरोकार्बन यानी CFC के द्वारा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो यातायात और औद्योगिकरण है। यातायात कहने का मतलब ट्रैफिक जो रूल है, रूल नहीं, ट्रैफिक का जो नियम है या ट्रैफिक कह सकते हो, और औद्योगिकरण यानी उद्योग धंधे जो बढ़ रहे हैं, चिमनी वगैरह या कल कारखाने, तो उन सारे चीजों से वायु का प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा कि कोहरा और धुआं के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कोहरा और धुआं के जो मिश्रण होता है उससे हम लोग धूम कोहरा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय छोड़ करके यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो आप सभी ध्यान देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।